बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये हमारा चैप्टर 7 जारी है जी, और तकरीबन फ़िनिश होने लगा है। आज उम्मीद है इंशाल्लाह ये हम फिनिश करेंगे थ्योरीज़ की जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है। ये बच्चों टॉपिक आपका अगला है, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बस यही जो आपको थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस आपके नोट्स पे, यही टॉपिक है बस। इससे आगे एक टॉपिक और है रेजोनेंस के नाम से, वो बच्चों आपको कुछ चीज़ें उनके सारे पॉइंट्स उनके बता के नोट्स आपके बनवा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये टेक्स्ट बुक से करना है, ये मैंने नोट्स में नहीं शामिल किया हुआ। टेक्स्ट बुक पे नोट्स में शामिल इसीलिए नहीं किया, आपको कभी याद होगा कि एक दो टॉपिक्स और भी ऐसे हैं, चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक था वो भी ऐसे ही नहीं शामिल किया था, और कुछ एक आध चैप्टर के भी इसी तरह से है, तो ये भी यहाँ भी इसी तरह किया। ये किताब से टेक्स्ट बुक से सिर्फ जस्ट हमने उसकी हेडिंग्स या पॉइंट बनाने हैं, बाकी ये जैसे किताब पे है वही हमारा ये इसके नोट्स बन जाएंगे, तो यही काफ़ी है टेक्स्ट बुक से, इसीलिए हम इस यहाँ से देखेंगे इंशाल्लाह इसको। बहरहाल ये टॉपिक अभी बाद में हम देखने वाले हैं। हम फ़िलहाल जो हमारा छोटा सा ये टॉपिक है फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसकी बात करने लगे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस छोटे से टॉपिक की असल में एप्लीकेशन है जो अगला टॉपिक है, वो जो अगला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन वो इस छोटे से टॉपिक की एप्लीकेशन है। ये छोटा सा टॉपिक जी, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। बच्चों फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, को बड़ी लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये लंबी चौड़ी बात है, सिंपली सी छोटी सी चंद लाइनें हैं, आपका ये टॉपिक है। बड़ी सादा सी बात है, सादा सा कॉन्सेप्ट है। फ्री ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं? आज़ाद ऑसिलेशन, ऐसी ऑसिलेशन जिनमें कोई ऑसिलेटिंग बॉडी बैरूनी फोर्स की मुदाखलत के बगैर ऑसिलेशंस कर रही हो। पहली दफ़ा तो फोर्स ऑफ कोर्स लगाई थी, वो जो डिस्टर्बिंग फोर्स पहली दफ़ा लगाई थी, बाद में रिस्टोरिंग फोर्स भी लगती रही, बार बार लगती रही, और बॉडी ऑसिलेट करती रही अंडर द एक्शन ऑफ दैट रिस्टोरिंग फोर्स। ये सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं, इनर्शिया भी होगा। ये पहला पेज याद करें, ये सारी हाईलाइट की हुई डिटेल याद करें, ये बिल्कुल वही बात मैं कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि कोई बॉडी फ्री ऑसिलेशंस कर रही होगी तो बैरूनी फोर्स की मुदाखलत के बगैर, तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि पहली दफ़ा कोई फोर्स हमने नहीं लगाई थी, नहीं, पहली दफ़ा हमने डिस्टर्बिंग फोर्स बाहर को लगाई थी, फिर बॉडी को छोड़ दिया था, और उसके बाद ये भी नहीं कि रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रही है, लेकिन ड्यूरिंग दी ऑसिलेशंस रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा कोई और मज़ीद फोर्स बाहर से नहीं लग रही। पहली दफ़ा हमने लगा के छोड़ दिया और फिर बाद में हमने नहीं कोई फोर्स लगाई, ये होती हैं फ्री ऑसिलेशंस। ना कोई फ्रिक्शन की फोर्स बाहर से बच्चों लगी, ना हमने कोई और फोर्स लगाई, बस एक दफ़ा लगा के छोड़ दिया और बॉडी खुद ब खुद अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से खुद ब खुद ऑसिलेट कर रही है बैरूनी फोर्स की मौजूदगी के बगैर। इन्हें कहेंगे फ्री ऑसिलेशन। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, इसकी भी थोड़ी सी बात अभी करते हैं। पहले ज़रा मैं डेफिनेशन आपको पढ़ दूं और उसकी एग्जांपल भी दिखा दूं। तो फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं जी? कहता है बॉडी इज़ सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशंस। कोई बॉडी कहते हैं कि परफॉर्म कर रही है फ्री एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना फ्री ऑसिलेशन। कब? व्हेन इट ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी अहम है इस डेफिनेशन में, और इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के बगैर ऐसा हो, ये अंडरलाइन किया हुआ, तो ये अहम है। बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, कुदरती फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती जा रही हो, बैरूनी फोर्स कोई ना लगे, तो फ्री ऑसिलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल मसलन कहता जी कोई सिंपल पेंडुलम फ़र्ज़ कर लें, विद व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, कोई सिंपल पेंडुलम था, जब उसको हल्का सा हिला दिया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से, तो और फिर छोड़ दिया ऑफ कोर्स, तो फिर वाइब्रेट्स फ्रीली, वो फ्री वाइब्रेशंस करता है विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये कॉमो में रखा हुआ है, कॉमे डाल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और अंडरलाइन किया हुआ है कि दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये क्या होती है बच्चों नेचुरल फ्रीक्वेंसी? और लिखा है कि वो पेंडुलम की सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करती है एट ए गिवन प्लेस, जहाँ स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स कांस्टेंट होता है। तो लिखा भी हुआ एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन के सेंटर से बॉडी का फासला नहीं चेंज हो रहा, एट ए गिवन डिस्टेंस, एक खास कांस्टेंट डिस्टेंस है ज़मीन के सेंटर से उसका, यानी हाइट नहीं चेंज हो रही ज़मीन की सतह से बॉडी की, ना ही गहराई में जा रही है बॉडी। तो एट ए गिवन प्लेस जहाँ स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो फिर सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगी वो फ्रीक्वेंसी जो पेंडुलम की है। तो जो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करती है एट ए गिवन प्लेस, वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम है। इसकी बात मैं थोड़ी सी अभी वजाहत से करता हूँ। तो जब कोई सिंपल पेंडुलम, उसको हिला के छोड़ दिया और वो बस अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कोई बैरूनी फोर्स नहीं लग रही, तो कहेंगे ये फ्री ऑसिलेशंस कर रहा है।
जबकि फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, तो जो इधर पड़ा था अब उसका उलट कह दीजिए। वहाँ क्या कहा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी से विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो वो फ्री ऑसिलेशन रखती है। अब क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन कौन सी होंगी बच्चों, जब कोई बॉडी फ्रीली ऑसिलेटिंग थी, वैसे पहले फ्रीली ऑसिलेटिंग थी लेकिन हमने उसको लगानी शुरू कर दी बैरूनी फोर्स ड्यूरिंग द ऑसिलेशंस। जब बैरूनी फोर्स लग रही होगी तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, सिंपल है। तो इफ़ ए फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम था लेकिन उस पर लगा दी गई कोई बैरूनी फोर्स, देन फोर्स्ड वाइब्रेशंस आर सेट टू टेक प्लेस, तो फिर कहा जाता है फोर्स्ड वाइब्रेशंस हुई। और आगे उसकी मिसाल दी है जी, फॉर एग्जांपल कहता है व्हेन द मास ऑफ ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इज स्ट्रक रिपीटेडली देन फोर्स्ड वाइब्रेशंस टेक प्लेस। देखें ना, पेंडुलम पड़ा है, पेंडुलम का टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता ही है कि इस पेंडुलम को हम अगर ये इसकी मीन पोजीशन पे ये इसकी ये हालत है, यहाँ पर है ये, और उसके बाद फिर कहीं इधर चला गया और इधर भी गया होगा ड्यूरिंग ऑसिलेशन, तो ये इसकी दो एक्सट्रीम्स समझ लें, ये इसकी दो ये वाली और ये वाली, ये मीन पोजीशन है। अच्छा, अब जब जब पेंडुलम बच्चों इस एक्सट्रीम पर पहुंचा और वापस मुड़ने लगा तो हमने हर दफ़ा फोर्स लगाई, फिर इधर पहुंचा फिर फोर्स लगाई। ये तकरीबन वही है, बल्कि एग्जैक्ट वही है सिचुएशन। समझिए जैसे झूला होता है बच्चों, स्विंग जो होता है झूला, सब ने ही ज़िंदगी में कई दफ़ा यकीनन उसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो स्विंग पे आप बैठे होते हैं, झूले पे आप बैठे होते हैं, तो जब आप झूला झूल रहे होते हैं वो सिंपल पेंडुलम से मिलती जुलती सिचुएशन होती है। आप वहाँ बॉब की जगह पर समझने होते हैं। तो जब भी आप इस एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं तो पीछे कोई बंदा खड़ा है, कोई आपका कोई साथी खड़ा है, तो वो हर दफ़ा आपको पुश करता है, आपको पता है। और उसको आपको पता है उससे क्या होता है, हर दफ़ा पुश करने से क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। आप वो जो थोड़ी सी एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे थे तो फिर आपकी दूर तक लंबी एम्पलीट्यूड हो जाती है और दूर तक जाते हैं, फिर और फोर्स लगाई तो और दूर तक जाते हैं। यही एम्पलीट्यूड बढ़ती है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ जैसे आपके नोट्स पे है। तो हर दफ़ा जब वो इधर पहुंचा तो हर दफ़ा उसको स्ट्राइक किया, हर दफ़ा फोर्स लगाई, तो ये होंगी फोर्स्ड ऑसिलेशंस। और ऐसा ऑसिलेटर, ये जो ऑसिलेटिंग बॉडी है जिस पर फोर्स बाहर से लग रही हो, उसे हम कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन और ऑसिलेटर, या फिर ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। फोर्स्ड ऑसिलेटर या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ड्राइव किया गया बाहर से जिस पर फोर्स लगाई गई, DHO ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ड्राइव किया गया मतलब बाहर से फोर्स जिस पर लगी उसे कहते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यही कुछ बातें आपके नोट्स पे भी हैं। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली है फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। फॉर एग्जांपल कहता है व्हेन द मास ऑफ ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इज स्ट्रक रिपीटेडली, बार बार स्ट्राइक करें उसको, देन फोर्स्ड वाइब्रेशंस टेक प्लेस, तो फिर फोर्स्ड वाइब्रेशंस रूनुमा होती हैं। सिमिलरली इसी तरह दी वाइब्रेशंस ऑफ ए फैक्ट्री फ्लोर, देखें फैक्ट्री है, कोई भारी मशीनरी इसमें चल रही है तो उसका फर्श है, आप उस फैक्ट्री में चले गए तो फर्श थरथरा रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, तो वो भी उसी की मिसाल कह सकते हैं। सिमिलरली दी वाइब्रेशन ऑफ ए फैक्ट्री फ्लोर कॉज्ड बाय द रनिंग ऑफ हैवी मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। भारी मशीनरी चल रही है तो वो जो फर्श थरथरा रहा है तो वो भी बार बार लगातार फोर्स लग रही है मशीनों की, वो फोर्स वाइब्रेशन हो रही है। और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर बच्चों क्या होता है, ए फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स्ड वाइब्रेशंस इज नोन एज ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसा फिजिकल सिस्टम, फिजिक्स से रिलेटेड कोई सिस्टम जो कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस या फोर्स्ड वाइब्रेशंस के तहत हो, उसे कहते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपका टॉपिक तो ये हो गया फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन का। थोड़ी सी वजाहत में ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो जिक्र आया था उसकी मैं हल्की सी कर दूं कि आपने बच्चों पेंडुलम का केस अगर इसकी बात अगर हम करें तो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला सब जानते हैं, 2πL/g अंडर रूट है, तो फ्रीक्वेंसी इसी का इन्वर्स है। फ्रीक्वेंसी f क्या होती है, 1/t, वो होती है 1/2πg/L अंडर रूट। तो ये बात हम कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, पिछले टॉपिक में सिंपल पेंडुलम वाले में, कि टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है सिर्फ लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर और जी की वैल्यू पर। अगर एट ए गिवन प्लेस कह दिया जी की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है तो फिर सिर्फ लेंथ पे, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी भी एट ए गिवन प्लेस जहाँ जी की वैल्यू तो फिक्स है तो वो भी लेंथ पे ही सिर्फ डिपेंड करती है। जो बच्चों इस फार्मूले से निकलती है वैल्यू किसी भी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी की, वही कहलाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये बात करने का मतलब ये है, बड़ी अहम बात है, ये पल्ले बांध लें, याद रखिएगा, अगले चैप्टर नंबर 8 में भी ये कई जगहों पे ये पॉइंट इस्तेमाल होना है कि जो इस फार्मूले से मिली यही कहलाती है पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। पेंडुलम को जब भी हिला के
परे ले जाके छोड़ेंगे तो जब भी छोड़ेंगे वो हमेशा सिर्फ इस इतनी ही फ्रीक्वेंसी जो कि इस फार्मूले से निकलेगी इसी से वाइब्रेट करेगा। आपकी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है कि आप किसी भी दिए गए पेंडुलम को जिस मर्जी फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट करवा सकें। ये बड़ा खास पॉइंट है, बड़ी नोटेबल बात है, क्योंकि उसका एक फिक्स फार्मूला है, उसका एक तयशुदा फार्मूला है। सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा आर्गूमेंट है कि बच्चों ये नहीं है कि आप इसको यानी कोई भी सिंपल पेंडुलम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो हम चाहें जो मर्जी चाहें वो हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, कि हम इस पेंडुलम को अगर चाहें तो 2 वाइब्रेशन पर सेकंड से ऑसिलेट करवा दें, अगर चाहें तो 450 वाइब्रेशन पर सेकंड से, जब चाहें इसको 50 वाइब्रेशन पर सेकंड से। ये ख़ास बात है, बड़ी ख़ास बात है, अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, स्पेशल रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम की अपनी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है, सिर्फ उसी के साथ वो ऑसिलेट करता है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि इस फार्मूले से गिवन है। और मैं बता रहा हूँ कि इस पेंडुलम की जो मर्जी आप चाहें वो नहीं होगी फ्रीक्वेंसी, सिर्फ वो होगी जितनी इसकी लेंथ है उसके मुताबिक होगी, और वो रिलेशन भी यहाँ से फ्रीक्वेंसी का लेंथ के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा लेंथ वाला पेंडुलम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और कम लेंथ वाला तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये बड़ा अहम पॉइंट है। यानी फ्रीक्वेंसी का एक मखसूस फार्मूला है, मखसूस वैल्यू है गिवन बाय दिस फार्मूला। ये नहीं है कि जौन सी मर्जी फ्रीक्वेंसी, एट दिस मखसूस फ्रीक्वेंसी, दिस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वी कॉल इट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। और इसी तरह टाइम पीरियड भी नेचुरल टाइम पीरियड गिवन बाय दिस फार्मूला, इट इज़ नेचुरल टाइम पीरियड। कुछ ऐसे ही जल्दी से मैं ये भी बात कर दूँ, ऐसे ही कोई स्प्रिंग मैथ सिस्टम है तो उसकी ऑसिलेशंस के लिए भी कुछ हमें पता है। टाइम पीरियड का बच्चों होता है 2 पाई m/k। याद करें, पीछे कभी पढ़ा था ये थ्योरी में, वो टॉपिक पढ़ा था हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम। और फ्रीक्वेंसी बच्चों होती है 1/2 पाई k/m√। ये जो इस फार्मूले से मिलता है वो इस स्प्रिंग मैथ सिस्टम का नेचुरल टाइम पीरियड है। जो इस फार्मूले से मिलती है वो स्प्रिंग मैथ सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिसमें पुट करके वैल्यू निकलती है कि जी कितनी मैथ थी और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था स्प्रिंग का। तो वो मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है। ये नहीं है कि आप स्प्रिंग मैथ सिस्टम को किसी भी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड से ऑसिलेट करवा दें। ये बड़ा खास पॉइंट है, ये याद रखना है। और इसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इस टाइम पीरियड को नेचुरल टाइम पीरियड कहते हैं। ये बात होगी जी डिटेल में हमने उम्मीद है कर दी है, काफ़ी है, आपको इतनी चाहिए भी शायद नहीं थी, लेकिन फिर भी चलिए कॉन्सेप्ट के लिए ये टॉपिक हमारा हो गया। लेकिन जो अगला टॉपिक है अब हमारा असल मेन उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ये बच्चों अगला जो टॉपिक है आपका, ये मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर अब फोकस, रेजोनेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आपके स्मार्ट सिलेबस का, चैप्टर 7 का। आगे भी 1-2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन अब वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो चलिए हम उनकी नहीं टेंशन लेते। ये बच्चों टॉपिक है, इस टॉपिक में ये एक लंबा मजमून ही लिखा हुआ है, कोई मैथमेटिकल स्टेप्स कोई नहीं है, मजमून है। इस पेज पर भी है और इससे फिर आगे जाके अगले पेज पर भी ये इसका कुछ ये हिस्सा मौजूद है। अब इस मजमून को सिंपली ये करना है कि कुछ पॉइंट इसके आपको ज़ाहिर समझाने हैं, और साथ आपको आपकी मदद करनी है, आपकी हेल्प करनी है कि इसके आप नोट्स बना सकें और याद रख सकें, आसानी से याद कर सकें। तो मैं अब वो करने लगा हूँ। रीडिंग तो बुक से ही मैं इसकी कर दूंगा, कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट आना है वो आपको बता दूंगा, और नोट्स में आपके बनवाने लगा हूँ। तो ये मेरे पास मौजूद है जी, मैंने आपके लिए एक स्केचेस का बनाया हुआ है ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। जैसे मैंने अभी ये कुछ कोशिश की है, कुछ मेहनत आपके लिए की है मैंने। ये जी आपके लिए स्केच एक मैंने बनाया हुआ है। ये बच्चों टॉपिक है रेजोनेंस का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो हम करेंगे, और उसके बाद बच्चों हम फिर आगे इसी तरह से और अगले पॉइंट हैं वो हम देखते हैं। ये डेफिनेशन आपके सामने है जी, ज़रा देख लीजिए इसको। मैं अभी समझाता भी हूँ, पढ़ के भी देता हूँ। और सबसे पहले डेफिनेशन है, ये इसके नोट्स हैं जी आपके लिए। डेफिनेशन है, उसके बाद बच्चों फिर दूसरा पॉइंट इसकी एक्सप्लेनेशन का है, और एक्सप्लेनेशन की फिर सब हेडिंग्स हैं। पहली है बेसिक कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। बेसिक कंडीशंस फॉर रेजोनेंस जो 3 हैं कि एक तो DHO, फिर अप्लाइड फोर्स लिखा है पीरियोडिक, और फिर TF = TDHO। ये क्या चीज़ है अभी बात करेंगे इसकी इंशाल्लाह। और फिर एक प्रैक्टिकल है जी इसका रेजोनेंस को समझने के लिए, डेमॉन्स्ट्रेशन, डेमॉन्स्ट्रेट करना, यानी अमली तौर पर कोई किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना, कोई प्रैक्टिकल करके एक्सप्लेनेशन करना, वो डेमॉन्स्ट्रेशन होती है। यानी प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ रेजोनेंस, अमली सबूत रेजोनेंस का कैसे लेंगे, तो ये यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एक बयान करेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट बेसिक कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, दूसरा पॉइंट ये डेमॉन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल एविडेंस रेजोनेंस का, फिर तीसरा पॉइंट होगा जी नोट। और नोट की हेडिंग में फिर 3 पॉइंट हैं A, B, C। ये आपके पेट
उसी तरह के नोट्स ही हैं जैसे आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। तो ये बिल्कुल आपका एक ना जी स्केच बन गया, आपको याद रखना, याद करना, समझना आसान इंशाल्लाह हो जाएगा। और चौथा और लास्ट पॉइंट होगा एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ये जो चौथा बच्चों पॉइंट है, ये सिर्फ मैंने हेडिंग यहाँ दी, मेरे पास अब इस जगह पे उसकी नहीं थी स्पेस, तो ये मैंने हेडिंग इधर दे दी है, आपको एक स्केच दे दिया नोट्स का। ये आपकी किताब पे ये जो रेजोनेंस का टॉपिक है, ये अगला पेज पूरा ये जो सारे का सारा ये चौथा पॉइंट ही है जिसकी मैंने हेडिंग दी है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ये भी चलती है, ये भी ठीक है, और उसकी जगह आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस भी कह सकते हैं। ये टोटल 4 हैं यहाँ पे, कैसे हैं क्या है अभी बात करते हैं। तो ये आपके सामने है जी पूरे का पूरा ये टॉपिक, समझिए नोट्स की हालत में ये आपके सामने है, लेकिन फ़िक्रे किताब पे होंगे। बेसिकली यहाँ मैं सिर्फ बातें समझानी। जल्दी से बात शुरू करते हैं जी। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन है जी, सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज़ द इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ज़रा नोट करते जाएं। एक तो ये कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का जिक्र है, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड में जो इजाफा होता है उसे कहते हैं रेजोनेंस। सबसे पहली बात तो मैं इसका इतना पोर्शन कर दूं, सबसे पहली बात तो ये कि ये है जी रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? इट इज़ द इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। पहला पॉइंट, सबसे पहली खास बात। अगली बात, ये इंक्रीज क्यों हुई? ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड इंक्रीज किस वजह से हुई? तो लिखा है ड्यू टू दी एप्लीकेशन, अप्लाई करने की वजह से। किसको अप्लाई किया? ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई की थी उस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर पर। ये क्या बला है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर? ये हम पीछे अभी बात कर चुके हैं, यानी जिस पर फोर्स लगाई जाए ड्यूरिंग ऑसिलेशन, वो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। फिर से देखिए क्या है रेजोनेंस, ये है इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। किसकी वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ी? अप्लाई करने की वजह से एक पीरियोडिक फोर्स। ये पीरियोडिक फोर्स क्या होती है अभी बात करते हैं उसकी। हैविंग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब टाइम पीरियड अप्लाइड फोर्स का और वो जो ऑसिलेटिंग बॉडी है उसका नेचुरल टाइम पीरियड दोनों मैच कर जाएं, बराबर हो जाएं, या फ्रीक्वेंसी जो है, जितनी वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उतना ही अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी हो, मैच कर जाएं, बराबर हो जाएं, तो फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है वाइब्रेटिंग बॉडी की। इस अमल को, एम्पलीट्यूड के बढ़ जाने को कहते हैं रेजोनेंस। डेफिनेशन मैंने समझा दी है उम्मीद है, और पढ़ भी दी है, आपके सामने लिखी हुई है। इसकी ही वजाहत अभी करते हैं, फिर मज़ीद बेहतर समझ आएगी आपको इंशाल्लाह। तो मैं फिर से सादा लफ्ज़ों में जल्दी से बयान कर दूं कि रेजोनेंस एक्चुअली है क्या। रेजोनेंस किसी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड में इजाफे को कहते हैं, जो कब हुआ, एम्पलीट्यूड कब बढ़ी, जब हमने एक पीरियोडिक फोर्स उस ऑसिलेटिंग बॉडी पर लगाई, उस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर पर लगाई। ऐसी पीरियोडिक फोर्स जिसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी उस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अपने ही नेचुरल टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, तब एम्पलीट्यूड बढ़ी उस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और इस एम्पलीट्यूड के बढ़ने को कहते हैं रेजोनेंस। सादा लफ्ज़ों में समझिए कि मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज या मैचिंग ऑफ टाइम पीरियड जो है, इट क्रिएट्स रेजोनेंस। मैचिंग ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस। जिस बॉडी पर फोर्स लगाई है उसकी टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल टाइम पीरियड अप्लाइड फोर्स के नेचुरल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो कहेंगे रेजोनेंस होगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, बहुत डिटेल होगी। आगे एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट ये है कि बेसिक कंडीशंस क्या हैं रेजोनेंस की, रेजोनेंस की बुनियादी शराइत क्या हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि इसका बुनियादी ताल्लुक जो है रेजोनेंस का किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से कहें, नहीं, ऑफ एनी ऑसिलेटिंग बॉडी, नो। रेजोनेंस स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड विद ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। फोर्स लगेगी तो रेजोनेंस होगी, तो और जिस पर फोर्स लगे वो होता है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि रेजोनेंस का ताल्लुक है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात ये कि वो जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो ज़ाहिर है उस पर अप्लाइड फोर्स लगनी है। वो जो अप्लाइड फोर्स होगी वो भी कैसी होनी चाहिए? पीरियोडिक होनी चाहिए, वक्फे से एक मखसूस टाइम के बाद बार बार रिपीट होने वाली वो फोर्स, पीरियोडिक फोर्स। टाइम डिपेंडेंट फोर्स, वक्फे से लगने वाली, मखसूस वक्फों के मुताबिक लगने वाली फोर्स, उसे कहते हैं, वो होगी पीरियोडिक फोर्स। यानी अप्लाइड फोर्स शुड बी पीरियोडिक, उसका कोई ख़ास टाइम पीरियड होना चाहिए, उस फोर्स की कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो वक्फे से बराबर वक्फों से लगती हुई फोर्स हो। दूसरा पॉइंट हो गया, तब होगी रेजोनेंस। और तीसरी बात, वो डेफिनेशन में ही जो लिखी हुई है वही हमने फिर से दोहरा दी कि जो टाइम पीरियड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, TF, टाइम पीरियड ऑफ अप्लाइड फोर्स,
शुड बी या मस्ट बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये बात वैसे डेफिनेशन में भी आ चुकी है। तो ये 3 बुनियादी कंडीशंस के ये रेजोनेंस की हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं? तो रेजोनेंस का ताल्लुक सिर्फ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से है, मतलब फोर्स अप्लाई होती है तो रेजोनेंस होती है। और अप्लाइड फोर्स कोई भी फोर्स हो ऐसा नहीं है, बल्कि वो पीरियोडिक होनी चाहिए, यानी मखसूस बराबर बराबर वक्फों से लगती हुई फोर्स हो। और जब बराबर वक्फों से लग रही है तो इसका मतलब है फिर बार बार फोर्स लग रही है। तो फोर्स के लगने का जो दौरानिया है, एक दफ़ा लगी और फिर लगी, तो जो एक दफ़ा लगने से अगली दफ़ा लगने तक का जो टाइम होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो उस फोर्स का जो टाइम पीरियड है वो खुद ऑसिलेटिंग बॉडी के टाइम पीरियड के बराबर होगा, तो होगी रेजोनेंस। अब इस बात का, इस तीसरे पॉइंट की पूरी यहाँ पर वजाहत है या डेमॉन्स्ट्रेशन हम जो बात करने जा रहे हैं, डेमॉन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ रेजोनेंस। डेमॉन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ रेजोनेंस में क्या बात हो रही है जी? तो ये जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने एक उसकी डायग्राम बना दी है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, ये कोई छत है, कोई सीलिंग है, छत है, ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है, इसके साथ 2 रस्सियाँ स्ट्रिंग्स S1 और S2 छोटी छोटी रस्सियाँ बंधी हैं, और उन रस्सियों के साथ एक यूनिफॉर्म रॉड AB है, हॉरिजॉन्टल रॉड, यूनिफॉर्म, मोटा या पतला नहीं, एक जैसा है, AB हॉरिजॉन्टल रॉड है। उस रॉड के साथ बच्चों 3 पेयर्स हैं पेंडुलम्स के, यानी 6 पेंडुलम्स हैं जो लटकाए गए हैं, जैसे आपकी बुक पे है। इस पेंडुलम का नाम रख दिया है A, इसको कह दिया A'। इस पेंडुलम का नाम B है और इसका B', और इसका है C और इसका है C'। 3 पेयर्स हैं। इनमें से जो A और A' है इनकी लेंथ बराबर है, ये देखें लेंथ इनकी बराबर की है। इनमें से जो B और B' है इस जोड़े की अपनी जो है बराबर की लेंथ है, और C और C' की आपस में बराबर है, लेकिन तीनों पेयर्स की एक दूसरे से डिफरेंट लेंथ है, लेकिन विद इन 1 पेयर दोनों की लेंथ सेम है। ये आपके सामने सिंपल सी बात। और हम बड़ी डिटेल से अभी हमने ये बात की है, ये हमने यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि हर ऑसिलेटिंग बॉडी की ये नहीं होता कि जिस मर्जी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से उसको ऑसिलेट करवा दें, नो, कतई नहीं। ये हमने 2 मिसालें दी हैं, सिंपल पेंडुलम की भी और ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम की भी। उनके मखसूस फार्मूले हैं बच्चों, उनके मखसूस रिलेशन हैं फ्रीक्वेंसी के और टाइम पीरियड के, और उन्हीं के मुताबिक उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पेंडुलम की उसकी लेंथ पर और जी की वैल्यू पर, अगर वो चेंज होनी हो, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है इसका स्प्रिंग मैथ सिस्टम का, कि मैथ कितनी बनी हुई है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, इस पर डिपेंड करती है। ये नहीं कि जौन सा मर्जी हो, ये अपनी मर्जी की बात नहीं होती, यही नेचुरल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है, ये बात ऑलरेडी हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर अब 6 पेंडुलम बंधे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सादा लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि जो पेंडुलम A है और A' है इनका टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि लेंथ सेम है तो टाइम पीरियड सेम होगा, यानी सेम दौरानिए में एक वाइब्रेशन मुकम्मल करेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन टाइम पीरियड होता है, पता है। और B और B' का आपस में सेम है और C और C' का आपस में सेम है, टाइम पीरियड सेम है तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिंपली टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड भी एक जैसे होंगे, A और A' के आपस में सेम होंगे, B और B' के आपस में, और C और C' के आपस में। ठीक हो गया। अब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या करना है? एक्सपेरिमेंट बच्चों ये करना है कि वो कह रहा है इन 6 पेंडुलम्स में से किसी एक पेंडुलम को, जैसा कि उसने जो किताब वाले ने मिसाल दी है, तो उसने मिसाल दी है कि जी आपने इन 6 पेंडुलम्स में किसी एक को, समझिए कि चलिए C पेंडुलम को उसने कहा कि हमने फ़र्ज़ कीजिए हिलाया है, C' या C दोनों में से किसी एक को हिला दिया। फ़र्ज़ कीजिए चलिए C' को हिला दिया, C को कहते हैं या C' को, तो C' को फ़र्ज़ कीजिए हमने हिलाया, यहाँ से पकड़ के इसको बाहर को ऊपर को खींचा, ये मैं कैमरे के करीब ला रहा हूँ, ऊपर को खींचा, यानी ये जो मेरा यहाँ पे रखा हुआ ये जो वाइट बोर्ड समझिए, इसके परपेंडिकुलर मैंने बाहर को खींचा। ज़ाहिर है ये वाइट बोर्ड पर तो नहीं पेंडुलम जमा के रखे हुए, हवा में लटके हुए होंगे, तो हमने कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पेंडुलम को खींच के छोड़ दिया तो ये ऑसिलेशंस करना शुरू कर देगा। जब ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा, हमने इसको हिला के छोड़ा है, अब ये ऑसिलेशन कर रहा है C' पेंडुलम, तो फिर वो जो इस रॉड AB पर लटके हुए 5 बाकी के पेंडुलम हैं उन पर ज़ाहिर है कोई फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, और पीरियोडिक फोर्स होगी, क्योंकि जब ये पेंडुलम ऑसिलेशंस करेगा तो ये बराबर वक्फों से उधर को, कभी इधर को, कभी उधर को, कभी इधर को, पूरे रॉड पर फोर्स लगाएगा और सारे पेंडुलम उस फोर्स के ज़रिए असर आ जाएंगे। इसका मतलब है ये जो C' है ये इस वक्त सर्व कर रहा है, एज ड्राइविंग सोर्स। ये लफ्ज़ थोड़ी देर बाद नीचे हमने अभी पढ़ना भी है कहीं, ये वाला ड्राइविंग सोर्स C' मैंने कह दिया
कि हमने इसको मूव किया, चाहे सी को कह दें या सी डैश को, किसी को भी कह सकते हैं। तो सी डैश को फ़र्ज़ कीजिए हमने मूव करके छोड़ दिया, तो ये सी डैश जो है मैं इसको जानबूझ के रेड कलर से लिखता हूँ क्योंकि यही इसी का नाम बतौर ड्राइविंग सोर्स के नीचे रेड कलर में अभी हमने कुछ इसकी बात भी करनी है। ये बच्चों अब बाकी पाँचों के लिए ड्राइविंग सोर्स बन गया, यानी ये फोर्स लगा रहा है बाकी पाँचों पर, जो कि पीरियोडिक है, जो फोर्स पीरियोडिक है, जो हमने बयान कर दिया था कि फोर्स हैज़ टू बी पीरियोडिक इन ऑर्डर टू क्रिएट रेजोनेंस, जो बराबर वक्फों से कभी उधर को कभी उधर को कभी उधर को कभी उधर को लग रही है। ठीक हो गया। अब ये बाकी के पाँचों पेंडुलम्स पर लग रही है, लेकिन बच्चों होगा ये प्रैक्टिकल बड़ा आसान सा है, थोड़ी सी ज़रा हिम्मत करके, थोड़ी सी मेहनत करके ये चीज़ें सारी इकट्ठी करके आप घर में भी कर सकते हैं, और ये आपको बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ये रिज़ल्ट इससे मिलता जुलता मिलेगा जो हम बयान करने लगे हैं। तो जब आपने सी डैश को हिला के छोड़ा तो सब हिलने लगे, हिलना चाह रहे हैं क्योंकि उसी रॉड के सहारे सारे लटक रहे हैं, ए बी रॉड के सहारे, दो रस्सियों से S1 और S2 से। लेकिन बच्चों होगा क्या? होगा ये कि ये जो चार पेंडुलम हैं, ए और ए डैश, बी और बी डैश, ये भी हिलजुल करना तो चाहेंगे, लेकिन ऐसे जैसे अजीब सी बेतरतीब सी हिलजुल तो करेंगे, लेकिन प्रॉपर ऑसिलेशंस नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऑसिलेटिंग सी डैश पेंडुलम इन सब पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन बाकी के चारों ए और ए डैश, बी और बी डैश प्रॉपर ऑसिलेशंस नहीं शो करेंगे। सी जो है, अगर हमने सी डैश को हिला के छोड़ा है तो फिर सी पेंडुलम हम देखेंगे कि थोड़ी देर में फ़ौरन ही, चूँ ही सी डैश हमने हिला के छोड़ दिया, तो साथ ही जो सी पेंडुलम है इसकी हम देखेंगे कि ऑसिलेशंस होनी शुरू हो गई हैं, और उनकी एम्पलीट्यूड हम देखेंगे बढ़ती चली जा रही है, हत्ता के बढ़ते बढ़ते वो सी डैश के साथ मैच भी कर जाएगी, और ये दोनों ही फिर ऑसिलेट कर रहे होंगे। रियल सिस्टम्स हैं तो फ्रिक्शन तो होती है, तो ज़ाहिर है ये हमेशा तो नहीं ऑसिलेट करेंगे, थोड़ी देर बाद रुक भी जाएंगे बाहर। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो 6 पेंडुलम है, इनमें से एक को आपने ऑसिलेट करवा के छोड़ दिया, ये बन गया बाकियों के लिए ड्राइविंग सोर्स। अब बाकी सारे इसकी लगाई गई फोर्स के तहत ऑसिलेट करना चाह तो रहे होंगे, ऑसिलेट तो होना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ सी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सी डैश के बराबर है, क्योंकि लेंथ बराबर है, बस वही अच्छा रिस्पांस देगा, बस उसी की एम्पलीट्यूड प्रॉपर बढ़ते काफ़ी बढ़ जाएगी और वो प्रॉपर ऑसिलेशन शो करेगा। बाकी चारों हिलजुल कर तो रहे होंगे, लेकिन बेतरतीब सी हिलजुल कर रहे होंगे, वो प्रॉपर ऑसिलेशंस नहीं कर पाएंगे। इस बात से क्या मतलब हुआ? यही है रेजोनेंस, यही तो है रेजोनेंस, कि सिर्फ जब टाइम पीरियड मैच किया है, इसकी और इसकी लेंथ सेम थी, चुनांकि टाइम पीरियड सेम था, टाइम पीरियड सेम हुआ, मैच हुआ, तो फिर जिस पर फोर्स लगी है वो फोर्स तो सब पर लगी, लेकिन सिर्फ उसने अच्छा रिस्पांस दिया, एम्पलीट्यूड सिर्फ उसकी बढ़ी जिसके साथ टाइम पीरियड लेंथ बराबर होने की वजह से मैच किया या फ्रीक्वेंसी मैच हुई। यही रेजोनेंस है। मैंने कहा कि आप इसका इजीली घर में भी थोड़ा सा बंदोबस्त करके इसी तरह लटका के एक रॉड कोई ढूंढ लीजिएगा और दो रस्सियों से कहीं ऊपर लटका के, और ये 5-6 इस तरह के पेंडुलम लटका के, तो दो में से उनकी कोई दो की आपस में लेंथ सेम होगी, तो उनमें से किसी एक को हिला के छोड़ देंगे, तो जिनकी लेंथ सेम है सिर्फ वही अच्छी ऑसिलेशन करेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, बाकियों की नहीं। यही रेजोनेंस है कि टाइम पीरियड मैच हुआ तो एम्पलीट्यूड बढ़ी। और अब इस जगह पे ये भी बता दूं, यहाँ जो सी है पेंडुलम, यही है DHO। ये जो सी पेंडुलम है ये DHO है, यहाँ पे ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और जबकि सी क्या है? सी है ड्राइविंग सोर्स। बाकियों पर भी फोर्स तो लगाई, लेकिन वो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के तौर पर सामने नहीं आए, वो बेतरतीब सी हिलजुल करना चाह रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन प्रॉपर ऑसिलेशन नहीं कर पाएंगे। लें जी, अब हम नोट पे आ गए हैं। ये पूरी वजाहत किताब पे मौजूद है। नोट पे क्या कह रहा है? 3 नोट हैं। पहला नोट ये है कि एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस हो जाए, इनकी हुई है, बाकियों की नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं मैच हुआ। जब रेजोनेंस हो जाए तो इवन ए फीबल फोर्स, फीबल कमज़ोर, नहीफ, कमज़ोर किस्म की फोर्स, नहीफ किस्म की फोर्स भी, कहता है, मे कॉज ए ग्रेट इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। हल्की सी फोर्स भी, रेजोनेंस हो जाए तो हल्की सी फोर्स भी बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है। ये नोट नंबर 1 है हमारा नोट्स का। और नोट नंबर 2 क्या है? कहता है एनर्जी फॉर ऑसिलेशंस कम्स फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स। ये जो इसकी DHO की, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऑसिलेशंस जो बढ़ती गई, उनकी एम्पलीट्यूड बढ़ती गई, वो एनर्जी कहाँ से आई? इधर से। ये कौन है? ये है ड्राइविंग सोर्स, और इसको एनर्जी इसने दी है। तो किधर से आई है इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ने की एनर्जी? तो फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स। और तीसरा नोट C जो है कि रेजोनेंस जब होती है तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है। हालांकि हमने तो पाबंदी नहीं लगाई, बाकी भी चारों के चारों पेंडुलम उसी रॉड पर हैं, उसी तरह आज़ाद हैं मूवमेंट करने के लिए, बल्कि तकरीबन इस C डैश से जितना दूर C है उतना ही दूर B डैश भी, उतना ही दूर बंधा हुआ है ऑलमोस्ट,
बल्कि शायद मैंने जो डायग्राम बनाई है ये थोड़ा कम फासला ही है इधर बी के साथ, हालांकि सी का थोड़ा ज़्यादा भी है, फिर भी सी प्रॉपर ऑसिलेशन में आ गया, लेकिन बी नहीं ऐसा कर सका। वजह मैंने अभी सारी समझा दी है कि ये है रेजोनेंस, मैच होना चाहिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, तब ही रेजोनेंस होगी। तो फिर हमने बाकियों पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इस सी डैश की ऑसिलेशंस की जो एनर्जी है वो बाकियों में मुंतकिल ही नहीं हुई, बाकियों में वो जज़ब नहीं हो सकी, सिर्फ इसमें हुई है जिसका टाइम पीरियड सेम था, लेंथ सेम थी, फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेंथ सेम होने की वजह से टाइम पीरियड सेम था, सिर्फ उसी में जज़ब हुई है, उसी में ट्रांसफ़र हुई है, बाकी अवेलेबल है, हमने कोई पाबंदी नहीं लगा दी, लेकिन उन्होंने ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, उन्होंने कबूल ही नहीं की उसकी एनर्जी। ये है रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, जब रेजोनेंस हो तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है। ये बड़ी अहम बात होगी। और चौथा और लास्ट पॉइंट इसकी एप्लीकेशंस है रेजोनेंस की, या कहिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये हमारा नोट्स का लास्ट पॉइंट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, किताब पे है, और वो वहाँ से हमें 4 एग्जांपल्स हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो आपने वही किताब वाली ही लिख देनी है नोट्स में, तो ये आपके नोट्स बन जाएंगे। ये बच्चों जो सारा का सारा टॉपिक आपके सामने मैंने पॉइंट वाइज समझिए समझा दिया है, पूरा का पूरा ये मैंने आपको बयान कर दिया है, सवाए एक लास्ट चौथे पॉइंट के भी उसकी अलग बात कर लेते हैं बुक से देखते हुए। तो ये सारे का सारा टॉपिक अब आपके सामने, ये नोट्स की पॉइंट वाइज सारी तरतीब आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन के ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये अब आपके सामने हैं। लेकिन ये बुक पर कहाँ कहाँ है मैं आपको निशान लगवा दूँ। चलिए ये आपकी बुक है, तो इसको अब आप चलिए यहाँ से हम करते हैं। अब आप मेरी वीडियो पीछे से दोबारा से रिमाइंड करके देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैं पहुँचा हूँ। मैं जस्ट इसकी बस एक्सप्लेनेशन जल्दी जल्दी करता जाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी सारी बातें कर दी हैं। ये जो कहता है एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर देयर इज़ अ वेरी स्ट्राइकिंग फिनोमिनन नोन एज रेजोनेंस। ये वो पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेनेशन में शुरू में ही बयान किया था। एक्सप्लेनेशन में क्या पहला ही पॉइंट जो बेसिक कंडीशंस मैंने कहा था, ये वाली कि रेजोनेंस का ताल्लुक है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से, और उसको कब होता है जब फोर्स पीरियोडिक हो और उसका टाइम पीरियड फोर्स का ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से मैच कर जाए। यही बात आपकी बुक पे कुछ इस तरह लिखी हुई है कि रेजोनेंस के साथ मुंसलिक ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ मुंसलिक बड़ा स्ट्राइकिंग, बड़ा दिलचस्प फिनोमेनन है, मजहर है, जैसे कहते हैं रेजोनेंस। इट अराइजेज, ये नमूदार होता है, रेजोनेंस तब होती है इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज़ पीरियोडिक, अगर बैरूनी फोर्स पीरियोडिक हो। ये वही बात है जो अभी वो पॉइंट नंबर 2 था हमारा बेसिक कंडीशंस का। विद ए पीरियड, जिसका टाइम पीरियड कंपेरेबल टू द नेचुरल पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर, उसी के लगे तगे हो, उसी के करीब करीब हो जितना के नेचुरल टाइम पीरियड ऑसिलेटर का है। फोर्स का भी फोर्स पीरियोडिक हो, टाइम पीरियड वाली हो, वक्फों से बराबर वक्फों से लग रही हो, और उसका टाइम पीरियड ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के टाइम पीरियड से मैच कर जाए, तब होती है रेजोनेंस। अगला जो फिक्रा इसने लिखा है, मैंने ज़रा थोड़ी सी तरतीब चेंज किया, बाकी आप अपने वो एडजस्ट कर लीजिएगा। नोट्स मैंने बता दिया, वो जो फिक्रा मैंने लिखा है वो मैंने एंड पे जाके नोट ए के तौर पर अभी लिखा था, बयान किया है। कहता है इन ए रेजोनेंस सिचुएशन द ड्राइविंग फोर्स मे बी फीबल, द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन मे बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज। ये वही पॉइंट है जो अभी अभी नोट ए में था। अगला उसने एक एग्जांपल दी है, ये अगर दे देंगे तो ठीक है, ना भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, मैंने नोट्स में वैसे नहीं दी। कि इन दी केस ऑफ, कहता है ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम, इफ़ वी ब्लो टू पुश द पेंडुलम व्हेन एवर इट कम्स इन फ्रंट ऑफ आवर माउथ इट इज़ फाउंड दैट एम्पलीट्यूड स्टडीली इंक्रीजेज। ये ज़रूरी नहीं है, दे देंगे तो कोई फर्ज नहीं है। एन एग्जाम्पल के तौर पर ये भी दे सकते हैं शुरू में ही, एक्सप्लेनेशन के शुरू में ही, कि जब आप पेंडुलम आपके जब भी ऑसिलेट करता हुआ आपके मुंह के पास आए हर दफ़ा, तो आप हर दफ़ा फूंक मार दें, फिर आए फिर फूंक मार दें, तो एम्पलीट्यूड बढ़ती जाएगी। तो ये है रेजोनेंस। अब ये मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी, रहने दीजिए बेशक। ये वो है एक्सप्लेनेशन का दूसरा पॉइंट, पीछे वीडियो में सारी बातें पॉइंट वाइज बताई हुई हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, टू डेमॉन्स्ट्रेट, मैंने हेडिंग दी थी डेमॉन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ रेजोनेंस। टू डेमॉन्स्ट्रेट दिस रेजोनेंस इफेक्ट एन अपरेटस इज शोन, एक अपरेटस दिखाया गया इन फिगर, ये फिगर में दिखाया गया है। और ए हॉरिजॉन्टल रॉड ए बी इज सपोर्टेड बाई 2 स्ट्रिंग्स S1 एंड S2, ये सारी वही डिटेल है, 2 रस्सियाँ S1 और S2, उनसे हॉरिजॉन्टल रॉड बना है। 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम्स A डैश B डैश एंड C डैश आर सस्पेंडेड विद टू दिस रॉड, वो लटके हुए हैं इसके साथ। द लेंथ ऑफ ईच पेयर इज द सेम बट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर्स, ये बातें सारी मैंने कर दी थी। और फिर इफ़ वन ऑफ दीज पेंडुलम्स से C इज़ डिस्प्लेस्ड, C हिला दें या C डैश हिला दें, मतलब कोई एक उसको ड्राइविंग सोर्स बना दें, इज़ डिस्प्लेस्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के परपेंडिकुलर, यूँ ऊपर को बाहर को इस तरह हिला के छोड़ दें तो ऑसिलेट करेगा। देन
Its resultant oscillatory motion causes in rod AB a very slight disturbing motion whose period is the same as that of C dash. तो इसकी रिजल्टिंग जो ऑसिलेटरी मोशन होगी वो पूरे रॉड को ही ऑसिलेशंस में लाना चाहेगी, उस मोशन का पीरियड टाइम पीरियड वही होगा जो इस सी का है। सी को हमने हिलाया, चाहे सी को चाहे सी डैश को, तो दोनों की सी और सी डैश की टाइम पीरियड सेम होगा। ड्यू टू दिस स्लाइट मोशन ऑफ द रॉड ईच ऑफ द रिमेनिंग पेंडुलम्स, बाकी के जो पेंडुलम्स हैं, हमने यहाँ वो कह रहा है सी को हिलाया, तो बाकी के जो पेंडुलम है ए और ए डैश, बी और बी डैश एंड सी डैश, अब कहेंगे सी सी डैश नहीं, सी को तो हमने हिलाया, बाकी के पांचों पेंडुलम जो हैं उनकी बात हो रही है, अंडरगो ए स्लाइट पीरियोडिक मोशन, वो भी एक हल्की सी पीरियोडिक मोशन के तहत जाते हैं। दिस कॉजेज द पेंडुलम सी डैश हुज लेंथ एंड हेंस पीरियड इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ सी टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ विद स्टडीली इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो हमने सी को हिलाया, तो फिर सी डैश जिसकी लेंथ और टाइम पीरियड सेम है, सी के बराबर है, उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ती चली जाएगी। However, the amplitudes of the other pendulums remain small throughout the subsequent motions of C and C dash. C और C dash की उसी दौरान जो मोशंस हो रही हैं, बाकी के चारों पेंडुलम्स की उनकी एम्पलीट्यूड बहुत थोड़ी रहेगी, हल्की फुल्की हिलजुल करेंगे, कोई प्रॉपर एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगी उनकी। बिकॉज क्यों? बिकॉज देयर नेचुरल पीरियड्स यानी नेचुरल टाइम पीरियड्स आर नॉट द सेम एज दैट ऑफ द डिस्टर्बिंग फोर्स ड्यू टू रॉड ए बी। उनके नेचुरल पीरियड रॉड ए बी की जो डिस्टर्बिंग फोर्स है उसके मैच नहीं किए। और अगले पॉइंट क्या लगता है? द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन कम्स फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स। ऑसिलेशंस की एनर्जी कहाँ से आई? वो जो ड्राइविंग सोर्स था वहाँ से। ये बातें सारी मैंने अभी बताई थी, ड्राइविंग सोर्स जो था वहाँ से आई है। ड्राइविंग सोर्स यहाँ फर्ज कीजिए सी को हिलाया तो सी ड्राइविंग सोर्स है। और दूसरा पॉइंट, एट रेजोनेंस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। ये भी फिक्रा भी आया था, नोट नंबर 3 था हमारा ये, और इससे ऊपर वाला फिक्रा नोट नंबर 2 था, और ये पहले ही कह चुका नोट नंबर 1 था। ये सारा बयान हो गया कैसे। ये पॉइंट जो है ये हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, ये कुछ जो ग्रीन पट्टी में लिखा है लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल ये एक रिजल्ट ही समझिए। द रेजोनेंस अकर 10 चुनाचे, ये रिजल्ट की हेडिंग बेशक दे लीजिए यहाँ तो लिख लीजिएगा। द 10 चुनाचे रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस रूनुमा होती है कब? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स is equal to one of the natural frequencies of vibration of the forced or driven harmonic oscillator। जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल हो सकती हैं उनमें से किसी के बराबर हो तो फिर होती है रेजोनेंस। चौथा और लास्ट पॉइंट जी हमारा एक्सप्लेनेशन का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस है। यहाँ कुछ मिसालें हैं, 4 एप्लीकेशंस क्या ये रेजोनेंस की। मसलन पहली एप्लीकेशन जो है वो मैकेनिकल रेजोनेंस की है, तो वो है जी झूले वाली, और मैंने भी तकरीबन वही आपको अभी जो पेंडुलम झूले जैसे ही होता है उसी तरह की है। कहता है वी कम अक्रॉस मैनी एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस इन एवरीडे लाइफ। हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सा वास्ता पड़ता है रेजोनेंस से। और पहली एग्जाम्पल नंबर 1, आप इसकी नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4, और बल्कि हेडिंग भी बना लीजिएगा। पहले की हेडिंग ऑसिलेटिंग स्विंग, झूला। कहता है स्विंग इज ए गुड एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। ये भी याद रखिएगा, मैकेनिकल रेजोनेंस की मूवमेंट होती है, मैकेनिकल रेजोनेंस की अच्छी मिसाल है। इट इज़ लाइक ए पेंडुलम, ये पेंडुलम जैसा ही होता है विद ए सिंगल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसकी एक सिंगल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो उसका फार्मूला पेंडुलम का बताया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेंथ, वो लेंथ पर डिपेंड करती है। इफ ए सीरीज ऑफ रेगुलर पुशेज आर गिवन टू दिस स्विंग, अगर बार बार रेगुलर सीरीज बार बार धक्के दिए रेगुलर तौर पर, तो इट्स मोशन कैन बी बिल्ट अप एनॉर्मसली, तो उसकी मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इफ पुशेज आर गिवन इरेगुलरली, टाइम के वक्फे मैच नहीं किए हमने, टाइम पीरियड मैच नहीं किया, तो फिर स्विंग विल हार्डली वाइब्रेट, बमुश्किल वाइब्रेट करेगा, मतलब ना होने के बराबर वाइब्रेशन करेगा। पहली एग्जांपल हो गई। दूसरी की हेडिंग बना लीजिएगा मार्चिंग सोल्जर्स, मार्च करते हुए फौजी। तो ये एक मिसाल उसने कहा जी वो जो पहाड़ी इलाकों में आपको पता है सस्पेंडेड ब्रिज होते हैं, मोल्लक पुल होते हैं, एक सिरा इधर और दूसरे सिरा इधर, दरमियान में कोई सतून नहीं होता। बच्चों उनके ऊपर जब फौजी गुजरते हैं तो मार्च करते हुए लेफ़्ट राइट करते हुए, तो उनको कहा जाता है कि अपने लेफ़्ट राइट ना करते हुए गुजरें, बल्कि आराम से जैसे आम इंसान गुजरते हैं उस तरह गुजरें। क्योंकि जब वो लेफ़्ट राइट करते हुए गुजरेंगे तो सबका इकट्ठा ही पड़ेगा दायां पाँव नीचे, सबका इकट्ठा ही पड़ेगा बायां पाँव नीचे। तो ये मुमकिन है, ज़रूरी तो नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उनकी लगाई गई फोर्स का टाइम पीरियड मैच कर जाए खुद वो जो मोल्लक पुल है, सस्पेंशन ब्रिज जो है, उसके अपने वाइब्रेशन के टाइम पीरियड के साथ टाइम पीरियड मैच कर गया। तो जब सब फौजियों ने मिलकर दायां कदम रखा या बायां कदम रखा, तो टाइम पीरियड फोर्स का वाइब्रेटिंग ब्रिज के साथ मैच कर जाएगा, तो ब्रिज की एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है इतनी बढ़ जाए कि टूट ही जाए। ये तस्वीर भी साथ एक बनी हुई है, अमेरिका में USA में एक पुल इसी तरह टूटा था कि वो मोल्लक पुल था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो हवा के तेज़ चलने से उसकी फ़ोर्स ऐसी कोई लगी, हवा का कुछ झोंके ऐसे आए कि उनकी फ़ोर्स की जो टाइम पीरियड था वो इस पुल के अपने नेचुरल टाइम पीरियड से मैच कर गया। ये टकोमा जगह है अमेरिका में, तो टकोमा नैरो ब्रिज है। ये ऑसिलेशन इसकी ऐसी हुई कि ये रेजोनेंस हुई और इसकी एम्पलीट्यूड इतनी बड़ी कि टूट ही गया।
क्या कह रहा है, द कॉलम ऑफ सोल्जर्स, फौजियों की कतार, व्हेन मार्चिंग ऑन ए ब्रिज ऑफ लॉन्ग स्पैन, लंबे फैलाव के पुल पर जब वो मार्च करते हैं, और एडवाइज्ड, उनको नसीहत की जाती है, टू ब्रेक देयर स्टेप्स, कि वो स्टेप्स ब्रेक कर लें, यानी तरतीब से ना चलें। देयर रिदमिक मार्च, रिदम के साथ जो उनका तरतीब के साथ मार्च हो रहा था, माइट सेटअप ऑसिलेशंस ऑफ डेंजरसली लार्ज एम्पलीट्यूड इन द ब्रिज स्ट्रक्चर, तो उनका जो मार्च था वो पुल के स्ट्रक्चर में ख़तरनाक हद तक बड़ी एम्पलीट्यूड वाली वाइब्रेशन पैदा कर सकता है, पुल टूट सकता है। तीसरी मिसाल उसकी आप हेडिंग दे दीजिए, ट्यूनिंग ए रेडियो, यही जो पहले 3 लफ्ज़ हैं, रेडियो को ट्यून करना। ये रेडियो अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, आज से कोई 15-20 साल पहले जब ये किताब छपी थी तो उस वक्त ज़्यादा होते थे। बहरहाल रेडियो का सुना ही होगा, कभी देखा भी बहुत से लोगों ने होगा। उसको हम ट्यून करते होते हैं, उसका कुछ चैनल सेट करना होता है कि जी फ़लाँ चैनल सुनना है, फ़लाँ रेडियो स्टेशन। आपकी बहुत से लोगों की गाड़ियों में भी लगे हुए हैं, या FM रेडियो हमारे मोबाइल पे भी चलते हैं, आपको पता होगा। तो हम उसको जब मखसूस कोई चैनल उसका सेट करते हैं या फ़लाँ रेडियो स्टेशन सुनना है, तो एक्चुअली क्या करते हैं, वो एक नॉब होती है, बटन होता है, को घुमाना होता है, नॉब बटन, उसको घुमा के हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, रेडियो सेट के अंदर जो करंट चलता है उसकी ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करते करते वो जो बाहर फैली हुई माहौल में वेव्स फैली हुई हैं मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन की, कोई फैसलाबाद रेडियो स्टेशन, कोई लाहौर रेडियो स्टेशन, कोई और रेडियो स्टेशन, तो उन सब रेडियो स्टेशन में से किसी एक के साथ जब हम अंदर वाले सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच कर देते हैं, तो बच्चों वो होता है जो हमने अभी पीछे पेंडुलम के साथ देखा कि अगरचे बाकी भी पेंडुलम अवेलेबल तो थे उसी रॉड पर, लेकिन एक पेंडुलम को हिलाने से बाकी के चारों ने एनर्जी नहीं कबूल की, सिर्फ उसने की है जिसकी लेंथ सेम थी और टाइम पीरियड सेम था। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है कि जब आप नॉब घुमा रहे होंगे रेडियो की और उसको ट्यून कर रहे होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइमिंग सेट एडजस्ट कर रहे होंगे वेव्स की, अंदर सर्किट की इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की, बाहर मौजूद वेव्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, तो जब अंदर वाले सर्किट की बाहर मौजूद बहुत सी वेव्स में से किसी एक वेव के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, तो बस सिर्फ वो वाली वेव ही बस अंदर जज़ब होगी, हालांकि बाकी वेव्स भी हमारे रेडियो सेट के ऊपर पड़ रही होंगी, लेकिन उनकी एनर्जी जज़ब नहीं होगी, जैसे कि यहाँ हुआ था कि पेंडुलम ने किसने जज़ब की थी, किसने नहीं की थी, जिनके साथ टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी मैच कर गई थी उसने जज़ब की थी, बाकियों ने नहीं। तो फिर वो वाला स्टेशन हमें सिर्फ सुनाई देगा, सिर्फ उसी की आवाज़ आएगी, हालांकि बाकियों की भी वेव्स आके टकरा रही हैं हमारे रेडियो सेट से, लेकिन वो नहीं सुनाई देगा। तो कहता है ट्यूनिंग ए रेडियो इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ये भी याद रखिएगा, वो थी मैकेनिकल रेजोनेंस वो झूले वाली, और ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की मिसाल है ट्यूनिंग ए रेडियो। व्हेन वी टर्न द नॉब ऑफ ए रेडियो, उसका बटन घुमाते हैं टू ट्यून ए स्टेशन, क्योंकि स्टेशन सेट करने के लिए, तो वी आर चेंजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द रिसीवर। रेडियो रिसीवर सेट जो है उसके इलेक्ट्रिक सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं टू मेक इट इक्वल टू ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन। जिस रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं उसकी नशरियाती फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी, उसकी नशरियाती फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं अंदर वाले सर्किट की फ्रीक्वेंसी। व्हेन दी टू फ्रीक्वेंसीज मैच, जब दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाएं, तो फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एंड दिस इज़ दी ओनली स्टेशन वी हियर। ये बच्चों वही पॉइंट है जो हमारा नोट सी था, तीसरा नोट था कि रेजोनेंस हो जाए तो फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम, रेजोनेंस ना हो तो फिर एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब होती। ये हमारा तीसरा हो गया जी, एडवांटेज या डिसएडवांटेज या एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। चौथा और लास्ट जो है इसकी आप हेडिंग बना लीजिएगा नंबर 4 पे, माइक्रोवेव अवन। ये तस्वीर साथ बनी हुई है। अवन अब तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अमूमन घरों में सबके होता ही है। अवन में थोड़ी सी बात समझा दूँ फिर पढ़ लेते हैं। अवन में बच्चों को चीज़ अगर आप गर्म करने के लिए या पकाने के लिए रखते हैं, कोई गोश्त वगैरह कोई चीज़, तो होता क्या है, देखा ये क्या है कि जो चीज़ें पकनी हैं या गर्म होनी है, असल में उनके अंदर पानी है, नमी है, और फैट्स के मॉलिक्यूल भी हैं, पानी के भी हैं। पानी के और फैट्स के मॉलिक्यूलों की देखा यह गया है कि एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेट करने की, वो तकरीबन इतनी होती है, कहीं यहाँ लिखी ये वाली 2450 मेगाहर्ट्ज़ के लगभग होती है। अच्छा, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है पानी के और फैट्स के मॉलिक्यूलों की ऑसिलेशंस की, लगभग इसके बराबर। जब कोई चीज़ ऐसी अंदर रखी है जो हमने गर्म करनी है, पकानी है, तो असल में उसमें ज़ाहिर नमी भी है, कुछ ना कुछ पानी का कंटेंट है और कुछ फैट्स भी हैं। तो हमने फिर क्या किया, यानी माइक्रोवेव अवन ने क्या किया कि माइक्रोवेव अवन ने इसके अंदर भेजी, इस चीज़ के ऊपर भेजी माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की किस्म है माइक्रोवेव्स। ऐसी माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही थी जितनी कि फैट या वाटर के मॉलिक्यूलों की अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। जब बच्चों फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो माइक्रोवेव्स हैं उनकी एनर्जी जज़ब हो जाएगी उन मॉलिक्यूलों में जो फैट्स के और पानी के मॉलिक्यूल हैं। एनर्जी लेके पानी के और फैट्स के मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ ज़्यादा उनकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगी तो दूर दूर एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल टकरने लगाएंगे, तो इस तरह हीट अप हो जाएंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा और चीज़ गर्म हो जाएगी या पक जाएगी। यही वजह है कि वो जो कोई शीशे का या प्लास्टिक की चीज़ है उसमें भी हम चीज़ों को
यहाँ माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर सकते हैं। हालांकि प्लास्टिक की चीज़ चूल्हे के ऊपर रखेंगे वो तो आग उसको जला देगी, लेकिन यहाँ हम रख सकते हैं उसके अंदर कोई चीज़ खाने वाली डाल के, क्योंकि उसने असल में प्लास्टिक को नहीं गर्म करना, उसने असल में अंदर रखी हुई चीज़ को गर्म करना। ये अलग बात है कि अंदर रखी हुई चीज़ की वजह से बाहर फिर प्लास्टिक का जो बर्तन है वो किसी हद तक गर्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअल फंक्शन माइक्रोवेव ओवन का अंदर रखी हुई खाने वाली चीज़ को गर्म करना या पकाना है। ये मैं किताब के लफ्ज़ों में पढ़ता हूँ, कहता है अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस इज द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड वेरी एफिशिएंटली एंड इवनली, बराबर तौर पर और अच्छी एफिशिएंसी के साथ हीट और कुक करना फूड को बाई माइक्रोवेव ओवन। क्या होता है इसमें, द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइप ऑफ ओवन हैव ए वेवलेंथ, ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, उन वेव्स की वेवलेंथ होती है 12 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी उनकी होती है 2450 मेगाहर्ट्ज। एट दिस फ्रीक्वेंसी द वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू रेजोनेंस बाई वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स इन द फूड। तो ये इस फ्रीक्वेंसी पे पानी के और फैट्स के मॉलिक्यूल एनर्जी वेव्स की जज़ब कर लेते हैं। इस तरह क्या होता है, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, पानी के और फैट्स के मॉलिक्यूलों की चीज़ गर्म हो जाती है जो अंदर रखी हुई है। तो क्या होता है जी, एट दिस फ्रीक्वेंसी द वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू रेजोनेंस बाई वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स इन द फूड, हीटिंग देम अप एंड सो कुकिंग द फूड, और उनको वो गर्म कर देती है एनर्जी, क्योंकि उनकी एम्पलीट्यूड बढ़ गई, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, आपस में टकराने लगी, कोलिजन हुए, फ्रिक्शन हुई तो हीट अप हो गए, तो और इस तरह फूड गर्म हो जाता है या पक जाता है जी। थैंक यू जी, बहुत है जी।